नमस्कार। फिर से एक बार हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलूँगा झारखंड। झारखंड की शहर जमशेदपुर। ये घटना हमें सोनू जी ने भेजा है। सोनू जी एक ट्रक ड्राइवर हैं और घटना इनके साथ में 2004 में घटी थी। तो क्या हुआ था इनके साथ में, क्या घटी थी घटना, आइए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सोनू कुमार है। मैं जमशेदपुर के पास का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल की हो गई थी और मैं अपने पिता के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी छोटी बहन के साथ एक घर में सुखीपूर्वक रहता था। मेरे पिता छोटा ट्रक चलाया करते थे और उसी से हमारा घर बार का भरण पोषण सब कुछ होता था। अपना मकान था तो ऐसी कोई टेंशन थी नहीं। हमारा जीवन बिल्कुल सही चल रहा था। किसी चीज़ का पिताजी कमी नहीं रहने देते थे। हर चीज़ वो टाइम पर पूरा करते थे। मेरी छोटी बहन पढ़ रही थी। अब मैं तो 12वीं करके छोड़ चुका था। अब मेरी जो संगत थी कुछ ऐसे ही लड़कों के साथ में हो गई थी। उनके साथ में कभी कभी मैं काम कर लिया करता था, कुछ पैसे मैं भी कमा लिया करता था, लेकिन कोई परमानेंट जॉब नहीं करता था। अब मेरे पिताजी की तबीयत बिगड़ने लगी, खराब होने लगी। हम लोग बहुत प्रयत्न किए कि उनका सेहत का सुधार हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा था। हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, इलाज चालू हो गया। अब जो बंदा हॉस्पिटल में पहुंच जाए तो आप समझ सकते हैं कि अब कितना पैसा लगने वाला है। अब वही हालत मेरे पिताजी के साथ में हुआ। अब परिवार तो मेरा खैर छोटा था और हम, मेरे माँ, मेरी बहन ज़्यादातर अब हॉस्पिटल में ही रहा करते थे। हम आस लगाते थे हर रोज़ कि आज पिताजी की तबीयत में सुधार आ जाएगा, हर रोज़, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। डॉक्टर महंगी महंगी दवाइयाँ लिख रहे थे और कहा जाए तो हम लोग अब कर्जे में डूबते हुए चले जा रहे थे। रिश्तेदारों से बहुत पैसा हमने उधार ले लिया था, लेकिन अब कोई मुझे पैसा देने वाला नज़र नहीं आ रहा था। अब माँ कहने लगी कि बेटा, तू तो ट्रक चलाता ही है, तेरे पास लाइसेंस भी है, तो क्यों न तू जा अपना ट्रक चला, ताकि 2 पैसा आमदनी हो और उससे तेरे पिता का इलाज भी हो और हमारा घर बार भी चले। माँ का कहना बिल्कुल सही था और मैं उस काम में जुट गया। अब मैं अपना ट्रक को लेकर के चल पड़ा ट्रांसपोर्ट ऑफिस में और वहाँ से मैं चक्कर लेने लगा। लेकिन जब समय खराब होता है ना तो हर तरफ नुकसान ही नुकसान होता है। मैं चक्कर तो अच्छे लेता था, पैसे वाला, लेकिन ना जाने मेरे साथ में क्या होता था। कभी ट्रक का इंजन खराब, कभी पहिया पंचर, कभी और कुछ, तो आधी कमाई तो हमारा ऐसे ही ख़त्म हो जाता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ में ये सब क्या हो रहा है। सही में हमारा ग्रह नक्षत्र खराब तो नहीं चल रहा है। मुझे अब ऐसा ही लग रहा था। अब पिताजी को इतना सुधार तो हो गया था कि वो घर पर आ सकें और डॉक्टरों ने बोल दिया कि आप घर पर ले जाइए और दवा दारू टाइम पर देते रहिए। हाँ, खाने पीने का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। भगवान ने चाहा तो कुछ दिनों में या महीनों में
पिताजी फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। अब हमें खुशी भी थी इस बात की। अब मैं जी जान लगा रहा था काम करने में, ट्रक चलाने में। अब मैं ज़्यादातर ट्रक अपना लोकल एरिया में ही चलाया करता था। और लेकिन जो कमाई थी हमारी बहुत कम होने लगी थी। अब तो धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि मैं इस काम से उबने लगा था। मैं सारा दिन अपने ट्रक पर रहता, सोचता कि शाम को घर लौटूंगा तो बहुत सारा पैसा होगा और मैं अपनी माँ को दूंगा और पिताजी के इलाज में खर्च होगा। लेकिन हो नहीं पाता था। किसी किसी दिन तो मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। माँ इंतज़ार करती थी कि बेटा आएगा तो शाम को पैसे देगा और उससे हमारा घर का काम चलेगा, लेकिन हो नहीं पाता था। और एक रात ऐसे ही हुआ। मैं जब घर निकलने लगा तो करीब 10 या 10:30 के आसपास का टाइम था। लेकिन मेरे पास में कुछ भी नहीं कमाया था। कुछ कमाया जो था वो ट्रक के काम में लग चुका था और मेरे पास अब माँ के देने के लिए पैसे नहीं बचे थे। ऐसा हफ्तों में मेरे साथ कई दिन हो चुका था। मैं बहुत अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि आखिर माँ बोलेगी कि बेटा आज क्या लाया कमा करके, तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगा। और इसी ट्रक से मेरे पिताजी ना जाने कितने पैसे कमाया करते थे और वही ट्रक था और मैं जवान आदमी जो कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन मैं पैसा नहीं कमा रहा था। पता नहीं मेरे साथ में क्या चल रहा था। यही सब सोचते सोचते मैं एक जगह पर अपने गांव के नज़दीक ही रुक गया था। जहाँ रुका था एक पीपल का ऐसे ही जैसा पेड़ था, पुराना पेड़ था, और वहीं मैं अपना ट्रक खड़ा कर दिया। और वही सब बातें सोच सोच करके मेरी आंखों में आंसू आने लगा। मैं वास्तव में इतना दुखी हो चुका था बातें सोच सोच करके कि अब क्या होगा, पिताजी क्या सही हो पाएंगे, और हमारी कमाई तो इतनी नहीं हो पा रही है कि मैं पिताजी का दवा का इंतज़ाम करूं, घर का खर्चा चलाऊं, बहन का ट्यूशन का फीस, स्कूल का फीस, किताबों का खर्चा उठा पाऊं। इसी टेंशन में मैं लगा हुआ और यही बातें सोच करके मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे कि आज मेरी माँ मुझसे बोलेगी कि बेटा क्या कमा कर लाया है आज दे, तो मैं क्या माँ को दूंगा। इसीलिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने घर लौटूं। और वो उसी पीपल के पेड़ के पास में बैठा ट्रक में अपना और आंसू बहा रहा था। और ना जाने कब आंसू बहाते बहाते मुझे झपकी लग चुकी थी। जब मुझे नींद टूटा तो ऐसा लगा कि मेरे ट्रक में कोई आया है। खिड़की खुलने की आवाज़ आई, फिर बंद होने की, और एक तेज सेंट का खुशबू मुझे महसूस हुआ जो लड़कियां लगाया करती हैं। मेरा नींद टूट चुका था, झपकी मेरी हट चुकी थी। अब मैं जब देखने लगा कि मेरे ट्रक के केबिन में कौन आया है, लेकिन उसमें कोई नहीं था। बिल्कुल केबिन खाली पड़ा हुआ था। हाँ, सीट पर, कंडक्टर साइड के सीट पर एक लाल रंग की बड़ा सा पोटली रखा हुआ था। वो कौन रख गया मुझे नहीं मालूम। मैं वही सब देख रहा था और उस पोटली को देख करके मुझे डर लगने लगा। मुझे लगा कि कहीं डायन वायन तो नहीं आ चुकी है, कोई चुड़ैल तो नहीं आ चुकी है, हमारे साथ कोई जादू टोना तो नहीं हो गया है। मैं बुरी तरह से घबरा गया था। वो तेज खुशबू सेंट की, कौन हमारे ट्रक में आया था, कौन ये सब पोटली रख के क्या है, ये क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उस पोटली को छूना तक नहीं चाहता था, देखना भी नहीं चाहता था कि उसमें है क्या। मैं बेहद डरा हुआ था। तभी एक सुरीली और पतली आवाज़ मुझे एक लड़की की सुनाई पड़ी।
वो कहने लगी कि आप डरिए मत, उस पोटली को आप उठा लीजिए, ये पोटली आपको काम में आएगी। मैं देख रही थी, आप बहुत रो रहे थे, आप बहुत उदास थे, आप अपने घर के बारे में बहुत चिंतित थे। मैं सब कुछ महसूस कर रही थी और मैं कुछ दिया हूँ आपके लिए, उस पोटली में रखा हुआ है, आप इस पोटली को लेकर अपने घर चले जाइए। अब मैं जब आवाज़ सुना, वो लड़की की एक पतली सी आवाज़ थी, बहुत प्यारी आवाज़ थी, सुरीली आवाज़ थी, लेकिन मैं अब और डर चुका था। अब मेरा जो डर था वो बहुत आगे बढ़ चुका था। मेरा बदन बिल्कुल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। मैं समझ गया कि मेरे ट्रक के अंदर में कोई चुड़ैल, कोई डायन घुस गई है। अब तो मेरा काम ख़त्म। मैं इसी वजह से बिल्कुल डरा हुआ था। और वो लड़की मुझे कह रही थी कि आप डरिए मत, मैं आपका कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो आपको रोता हुआ देख करके आपके पास आई हूँ आपकी मदद करने के लिए, और उस पोटली में आपके लिए कुछ है, आप ये पोटली अपने घर ले जाइए। अब फिर उस जगह पर बिल्कुल शांति छा गई थी। वो जो खुशबू थी सेंट की, अब वो धीरे धीरे अब महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन मेरे हाथ पैर तो फूले हुए थे, हाथ पैर तो लग रहा था कि जैसे मेरे काम ही नहीं कर रहे हैं। मैं अपना हाथ पैर फैलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हो नहीं पा रहा था, सब डर के कारण। बदन अभी भी मेरा कांप रहा था। हालांकि अब उसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और मुझे भी नहीं लग रहा था कि जो लड़की मेरे से बात कर रही थी अब उस ट्रक में है कि नहीं है। मुझे कुछ भी मालूम नहीं चल रहा था, लेकिन मैं बेहद डरा हुआ था। कांपते हुए हाथ से अपना ट्रक को स्टार्ट किया और तेजी से उस जगह से भाग चला। मेरे गांव के नज़दीक एक हाईवे पर एक हमारे गांव का ही ढाबा था और उस ढाबे पर मैं जाकर के अपना ट्रक रोका और जल्दी से मैं उस ट्रक से उतरा और सीधा वो ढाबे के काउंटर की तरफ पहुंच गया। हमारे पड़ोसी का ढाबा था। अब मैं बेहद घबराया हुआ था। अब मुझे डरा देख करके वो मेरे जो चाचा थे ढाबे वाले, वो कहने लगे, अरे बेटा क्या हुआ तेरे साथ में, तू इस तरह क्यों घबराया हुआ है, तेरे बदन क्यों कांप रहे हैं, इतना तू डरा हुआ क्यों देख रहा है। उन्होंने कई सवाल मेरे साथ में कर दिए थे, लेकिन मैं उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। मैं चाचा से बोला कि चाचा मुझे पानी पिला दो जल्दी से। उन्होंने पानी पिलाया, दिया मुझे। पानी पीने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी सुधार हुई। अब फिर मैं सोचने लगा कि चाचा से मैं ये बात बोलूं कि नहीं बोलूं कि मेरे ट्रक के अंदर में एक पोटली है और एक लड़की ने दिया है। मैंने सोचा कि नहीं, ये बात चाचा से नहीं बताऊंगा। अब सीधा मैं यहाँ से घर चलता हूँ और सारा बात अब अपने माँ को ही बताऊंगा। माँ ही जानती थी, पुराने लोग थी और वो ही सही बता सकती हैं कि वो पोटली में क्या है और वो लड़की कौन थी। अब फिर मैंने उस चाचा के पास से अपने घर की तरफ निकलने लगा। चाचा मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि बेटा क्या हुआ तेरे साथ में, कोई तकलीफ है तो मुझे बता, क्या तेरे साथ में कोई घटना हुई है, क्या तूने कोई भूत प्रेत देखा है, तो कुछ बोल तो सही। लेकिन मैं बताना नहीं चाहता था। ना जाने क्यों अंदर से मेरी इच्छा नहीं हो रही थी कि वो बात अपने उस पड़ोसी चाचा से बताऊं। अब फिर मैं बोला, चाचा ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी और उसी वजह से मेरा ये हाल हुआ पड़ा है। अब घर जाऊंगा ना तो थोड़ा आराम करूंगा तो मेरी तबीयत सुधर जाएगी। चाचा कहने लगे कि देख, अगर तू कहे तो किसी के साथ तेरे साथ में किसी को भेजूं। मैं बोलने लगा, नहीं चाचा, मैं चला जाऊंगा। और वही मैंने किया। वहाँ से मैं सीधा अपने घर पहुँचा। अब जब मैं पहुँचा तो करीब सुबह होने को हो रही थी, करीब 4 बजने जा रहा था। जब मैं घर में पहुँचा
दरवाज़ा खटखटाया। माँ ने दरवाज़ा खोला और मुझे देख करके बोली, बेटा तू तो सुबह में आ रहा है, कहीं दूर निकल गया था क्या? अब मैं क्या बोलूँ माँ से कि मेरे साथ में क्या हुआ है। अब मैं कैसे बिल्कुल डरा हुआ हूँ। अब मैं अंदर जा कर के घर के अंदर में अब माँ से सारी बात बताया कि माँ ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है। मैं तो दुखी था कि मेरे पास में कोई पैसे नहीं था, इसलिए मैं घर पर नहीं आ रहा था। अब माँ मुझे गुस्से से घूरने लगी, डांटने लगी। अरे बेटा, अगर तेरे पास पैसे नहीं होगा तो तू घर नहीं आएगा, ऐसा कभी सोचना भी मत। और फिर बोलने लगी, क्या है उस लाल पोटली में? चल मैं देखती हूँ, तू डर मत, शायद कोई डाइन वाइन होगी और तेरे ट्रक के अंदर में वो पोटली डाल गई होगी। वो जो लड़की की आवाज़ थी वो किसी डाइन की होगी। अब तो और मैं डर चुका था, लेकिन माँ हिम्मत वाली थी, वो नहीं डरती थी। और सीधा हम ट्रक के पास में गए और दरवाज़ा मैंने खोल दिया। माँ ने देखा उस लाल पोटली को, बड़ा सा पोटली था, और उसने पोटली उठा लिया। वो डरी नहीं बिल्कुल, और सीधा पोटली लेकर के घर में आ गई। पीछे पीछे मैं भी आ गया, लेकिन मेरा दिल धड़क रहा था, ना जाने उस पोटली में क्या जादू मंत्र हो और हमें नुकसान पहुंचाए। अब मैं माँ से कह रहा था कि माँ पोटली मत खोल, हम कहीं दूर फेंक देंगे इसको। लेकिन माँ कहने लगी, नहीं, हम देखते हैं ना उस लड़की ने तुम्हारे लिए क्या दिया है। जो बोल रही थी ना कि तुम्हारे मदद कर रही हूँ, तो एक बार देखना तो जरूरी है। अब फिर माँ ने उस पोटली को खोल दिया था, और खोलते ही मेरी आंखें फैलती हुई चली गई थी और माँ के दिल जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। उसमें तो बहुत सारे रुपए थे, वो भी करारे करारे नए नोट जैसे। हम दोनों की आवाज़ नहीं निकल रही थी, बस एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। माँ के चेहरे पर अब रौनक सी लौट आई थी। अब मेरा भी यही हाल था, लेकिन फिर भी मैं डरा हुआ था और माँ से कहने लगा, माँ इस पैसे में कोई जादू टोना तो नहीं है ना? माँ हंसते हुए कहने लगी, अरे बेटे, पैसे में कोई जादू टोना नहीं होता है। वो लड़की सच बोल रही थी। वो लड़की तुझे ज़रूर यही बताना चाहती थी, और ये पोटली तुम्हें इसलिए दिया था। वो वाकई में तुम्हारी मदद किया है। ना जाने कौन थी वो लड़की जो तुम्हें दिखाई नहीं दी, आवाज़ सुनाई पड़ी, लेकिन जो भी थी वो एक अच्छी आत्मा थी, कोई दयालु आत्मा थी। अब सही मायने में इतने रुपए थे कि हमारी कंगाली दूर हो चुकी थी। कर्जे वर्जे सब हमने जिसके लिए थे सब कुछ दे चुके थे, और फिर भी इतना पैसा बचा था कि हम बड़े आराम से अपना दिन काट सकते थे, और पिताजी को भी सही ढंग से इलाज, खाना पीना सब कुछ कर सकते थे। अब धीरे धीरे पिताजी की भी तबीयत सुधार होने लगी। हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया। मेरी बहन को जब ये पता लगा कि हमारे पास में इतने पैसे आए हैं, तो वो भी मेरी तरह डर गई थी, और वो भी माँ से कहने लगी कि नहीं माँ, इस पैसे को छूना मत, इसमें ज़रूर कोई डाइन का किया हुआ है, इसमें कोई जादू टोना है, हम लोग तबाह हो जाएंगे माँ। लेकिन माँ ने मेरी बहन को भी समझा दिया था कि बेटी, डरने वाली बात नहीं है। अब फिर तो हमारा घर खुशियों से भर चुका था, और उसके बाद मैं काम पर लगा ना, तो मेरे पास भी अब पैसा आने लगा था। मेरी जो ट्रक बार बार खराब हो रही थी, अब वो भी बिल्कुल सही चल रही थी, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी। पैसा मैं भी अब बहुत कमाने लगा था, जैसे पिताजी कमाया करते थे। मैं तो बहुत मेहनत करता था, कोई भी चक्कर में छोड़ना नहीं चाहता था। अब पिताजी भी अब स्वस्थ हो चुके थे। अब इस बात को करीब करीब 4-5 महीना से ऊपर हो चुका था। पिताजी स्वस्थ हो चुके थे, अब बाहर टहलने घूमने सब कुछ लगे थे।
देखने में बिल्कुल नहीं लग रहे थे कि वो ऐसा बीमार थे। अब वो कहने लगे कि मैं कुछ दिनों में बेटा मैं अपने ट्रक चलाने लगूँगा, अब फिर तुम अपना घर ही देखना, अब कुछ अलग काम कर लो, तुम्हें ट्रक चलाते देख मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब वाकई में मैं भी ट्रक चलाना नहीं चाहता था, मुझे कुछ और करना था। और पिताजी भी वही बात मेरे से कह रहे थे कि तुझे मैं ट्रक ड्राइवर नहीं बनाना चाहता, ये काम मेरा है बेटा, मुझे ही करने दे। लेकिन अभी मैं पिताजी को ट्रक चलाने नहीं दे सकता था। डॉक्टर जब तक ना बोलते कि ये ट्रक चलाने लायक है तब तक मैं इस काम में उनको देना नहीं चाहता था। और एक रात मैं करीब आधी रात के वक्त शहर से लौट रहा था, अपने घर की तरफ आ रहा था। अब मुझे नींद लग रही थी और मैं बार बार अपनी आंखें मल रहा था, नींद भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद ऐसी थी कि बस छाती जा रही थी। तभी वो मेरे पड़ोसी चाचा का ढाबा पास में आ गया। अब मैं सोचा कि चलो यहीं पर रोक लेता हूँ और एक आध घंटा यहीं पर सो लेता हूँ और इसके बाद घर पर जाऊँगा। मैंने ट्रक लगा दिया और सीधा चाचा के पास में आ गया और चाचा से बोला कि चाचा मैं 2 घंटे सोना चाहता हूँ। वो बोले बेटा 2 घंटे क्यों, तू सुबह तक सो, तेरा ही ढाबा है। हाँ, मैं एक चारपाई जो बिछी हुई थी जा करके लेट गया। कुछ ही देर हुआ था और तभी चाचा मुझे उठाने लगे। अरे अरे सोनू सोनू उठ बेटा उठ बेटा। मैं हड़बड़ाते हुए उठा, नहीं कि हाँ चाचा क्या हुआ। बोले तेरे ट्रक में देख क्या हो रहा है। अब मैं हड़बड़ा करके उठा, ट्रक में देखा, अंदर में एक काली सी आकृति मुझे नजर आ रही थी और वो आकृति देखने में बहुत भयानक लग रही थी और उसमें एक दुबली पतली सी लड़की मुझे नजर आ रही थी जो चिल्ला रही थी। वो बार बार कहती कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। और वो आकृति कभी धुंधली दिखाई देती, कभी बिल्कुल गायब हो जाती, लेकिन वो काली जो आकृति थी भयानक चेहरे वाली, वो बार बार मुझे नज़र आ रही थी। अब हमारे ट्रक के केबिन में एक तरह से लड़ाई हो रहा था उस लड़की के साथ में, जो लड़की शायद मेरी मदद किया था, मुझे यही लगा था। और हम चाचा दोनों दौड़ करके ट्रक के पास में पहुंच गए थे। अब हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी उस बदसूरत चेहरे को देख करके कि हम ट्रक के नज़दीक भी जाए। हम दूर खड़े होकर के ही सब कुछ देख रहे थे और चाचा भी बिल्कुल डरे हुए लग रहे थे। मेरे पास कान में कह रहे थे, अरे बेटा ये तो भूत हैं, दोनों भूत हैं बेटा, तुम आगे मत जाना। वो डरते डरते मेरे कान में कहने लगे। और कुछ देर तक तो उनकी पकड़ा पकड़ी चलती रही और फिर अचानक जैसे हमारे केबिन के अंदर में बहुत सारा धुआं सा नज़र आने लगा और फिर वहाँ पर बिल्कुल शांति सी छा गई थी। जब वो धुआं छटा तो हमने देखा कि हमारे ट्रक में ना तो वो काली परछाई थी, ना वो दुबली पतली लड़की का शक्ल दिख रहा था। शायद कोई काली जो परछाई थी वो कोई प्रेत थी और उस लड़की को, आत्मा को वो पकड़ करके ले गई। मुझे तो यही लगा था। मैं जब घर पर लौटा अपने और माँ को सारा बात बताया तो माँ भी दुखी हो गई थी। वो कहने लगी कि बेटा वही वो दयालु लड़की थी जिसने तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए थे। अब बेटा वो तुम्हारे ट्रक में ही शायद रहा करती थी, मुझे ऐसा ही लग रहा है। वो तुम्हारे साथ हमेशा थी, वो नेक आत्मा थी बेटा, और वो दुष्ट प्रेत उस आत्मा को पकड़ करके ले गया। माँ ने भी वही बात बताया। हाँ, उसके बाद में मैंने कभी भी उस लड़की की आत्मा को नहीं देखा, ना उसकी कभी आवाज़ सुनाई पड़ी। इस घटना को तो बहुत साल बीत चुके हैं,
और मैं अब एक छोटा सा अपना बिजनेस करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी सोनू कुमार की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट करो, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाल रखी है। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट कीजिए और इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई तरह की कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।